जहां कैदियों को छोड़े जाने की नीति बन रही थी, उसी समय में प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे गिरफ्तार किए जा रहे थे। यह कहानी सिर्फ प्रोफेसर आनंद की नहीं है, ऐसी ही कहानी डॉक्टर कफील खान की है, वरवर राव की है, सुधा भारद्वाज की है। डॉक्टर कफील खान को जब 10 फरवरी को जमानत मिली तो 4 दिनों के बाद 3 महीने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। 12 मई को 3 महीने के लिए रासुका को फिर से बढ़ा दिया गया, यह कहकर कि डॉक्टर कफील खान से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। 10 बार तारीखें पड़ चुकी हैं, अभी तक एनएसए नहीं हटा है। डॉक्टर कफील खान के लिए 13-14 जुलाई के बीच फ्री डॉक्टर कफील नाम का ट्विटर ट्रेंड चला। इसमें कई संस्थाओं ने ट्वीट किया और डॉक्टरों ने भी। कुछ डॉक्टरों ने डॉक्टर कफील खान के समर्थन में अपने वीडियो भी डाले। इनमें से कुछ हैं एम्स आरडीए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद हमजा, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एएमयू से डॉक्टर शाहनवाज इकबाली, कर्नाटक से डॉक्टर किराश पार्थिपाड़ी, दिल्ली से डॉक्टर तबिश खान, डॉक्टर सैयद फैजान अहमद और इंदौर के डॉक्टर आनंद राय ने भी इनके पक्ष में ट्वीट किया है। क्या सरकार के ऊपर सवाल करना किसी इंसान को इतना भारी पड़ सकता है कि उसको देश के ऊपर खतरा बताकर और उसे कई महीनों तक जेल में रखा जाए? एक तरफ तो आप डॉक्टरों को देश की धरोहर बता रहे हैं, उन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर्स बता रहे हैं और उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई डॉक्टर सवाल पूछ लेता है, अगर किसी सरकार की अगर किसी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन कर देता है, तो आप उसे देश के ऊपर खतरा बताकर उसे जेल में डाल देते हैं। ये किस तरह की पॉलिसी है कि सिर्फ जो आपके हक में बात करेगा वही सिर्फ तालियों का हकदार है, और जो इंसान फ्री में सबकी सेवा करता है, सबकी मदद करता है, लेकिन सरकार से सवाल कर लेता है, तो वो देश के लिए खतरा हो जाता है। डॉक्टर कफील खान के मामले में आज सुनवाई थी, टल गई। इस मामले में कई सुनवाई हो चुकी है। योगेंद्र यादव भी उसी वक्त वहीं थे जब डॉक्टर कफील खान ने भाषण दिया था। उनका कहना है कि एक भी लाइन डॉक्टर कफील ने संविधान या देश के खिलाफ नहीं कही थी। अगर आज के भारत के 2 पोस्टर बॉय आपको सोचने, पोस्टर बॉय मतलब जिन लोगों का चेहरा दिखा के आप पूरे देश का माथा ऊंचा कर सकते हैं, तो वो 2 पोस्टर बॉय होंगे, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे और डॉक्टर कफील खान। आज इन दोनों को हमने जेल में बंद कर रखा है। डॉक्टर आनंद तेलतुंबडे बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर वाली कहानी है, आज के युग का अंबेडकर है वो। जिन लोगों को पढ़ के हम सब ने डॉक्टर अंबेडकर को समझा है, उसमें तेलतुंबडे है। ये उनकी कई किताबों में से एक किताब है जो मेरे लिए बहुत प्रिय है, अंबेडकर में रेडिकल क्या है। ये समझाने वाला व्यक्ति है डॉक्टर तेलतुंबडे, आईआईएम के प्रोफेसर। जिस केस में धरा गया है उस केस से कोई लेना देना नहीं। जिस कॉन्फ्रेंस के बारे में सारा आरोप है उस कॉन्फ्रेंस में थे नहीं डॉक्टर तेलतुंबडे, लेकिन आज उसके आरोप में जेल में। यही बात डॉक्टर कफील खान के बारे में लगती है। मेरा संयोग ये है कि जिस स्पीच के लिए डॉक्टर कफील अहमद इस वक्त जेल में है, वो स्पीच तो मेरी आंख के सामने दी गई थी। एक शब्द नहीं उस स्पीच में जो भारत के संविधान के खिलाफ हो। भारत के संविधान का गुणगान करती हुई स्पीच है, देश का गुणगान करती हुई स्पीच है। एक शब्द नहीं जो किसी धर्म के विरुद्ध हो। दरअसल वो कहते हैं बाकी मुसलमानों को कि नहीं, जाके तुम्हें नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को समझाना चाहिए अपने बारे में, ताकि उनके मन में प्रेजुडिस ना हो। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को समझना चाहिए। ये एनएसए क्या है, जमानत ना मिलने वाले कानूनों से कितने संगीन मामले पकड़े गए और कितने मासूम लोग फंसा दिए गए, इसका अध्ययन तो होना चाहिए। आज हम विधि लॉ सेंटर की नेहा से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका को लेकर बात करना चाहते हैं। नेहा, मेरा सवाल कफील खान के संदर्भ में ही है, एनएसए को लेकर, रासुका को लेकर। आज सुनवाई होनी थी, वो टल गई, लेकिन हम थोड़े इस कानून के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले सफूरा जरगर के केस में जब जमानत मिल गई तो तुरंत ही एक दूसरे मामले में यूएपीए लगा दिया गया कि जमानत ना मिले, लेकिन एनएसए का भी उसी तरह का एक उपयोग यहाँ पर देख रहा हूँ। थोड़ा आप बताएंगे कि ये एक किस तरह का हथियार है, इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं, इसने आके कौन सा कानून व्यवस्था की शांति इस देश में स्थापित कर दी है, जो ये एक अचूक हथियार बना हुआ है राज्य सरकारों का?
सर, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। ये एक्ट 1980 में इनैक्ट हुआ था नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इस लॉ में डिफेंस ऑफ इंडिया, रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, एसेंशियल कमोडिटीज, जो आपकी एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, पब्लिक ऑर्डर, इस सब में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन पास कर सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन प्यूनिटिव डिटेंशन से अलग इस हिसाब से है कि इसमें अरेस्ट और चार्ज फ्रेम करना, चार्ज प्रूफ करना, इस सब की कोई जरूरत नहीं होती है। जस्ट एक कि बस एक अगर शक हो कि कोई इंसान पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट, इंडिया के पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकता है, तो उस पर ये डिटेंशन का ऑर्डर डाल दिया जा सकता है। ये लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्योंकि एक तो इसमें कोई चार्ज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसमें जो पावर्स है, जो अथॉरिटीज हैं जो इस पे डिटेंशन डाल सकती हैं, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो इसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस कुछ होता ही नहीं है। कोई कोर्ट ना इसमें देख सकता है, ना इसमें कोई वो कर सकता है कि इसमें चार्ज बनता भी है कि नहीं। इसमें बस एक बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी करके, जो हाईकोर्ट के जजेस या जो हाईकोर्ट के जजेस के लिए क्वालिफाइड हैं, वो 3 मेंबर की बॉडी होती है। वो इसमें ये देख सकते हैं कि ये जो डिटेंशन है ये सही है कि नहीं। पर जो लॉ कहता है कि 6 महीने तक एडवाइजरी बोर्ड के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके डिटेंशन 6 महीने तक आप बिना एडवाइजरी बोर्ड के लोगों को डिटेन कर सकते हैं। ये जो पावर है ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान से मिलता है, आर्टिकल 22। इसमें प्रोविजन ये है कि अगर कोई पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी या कुछ भी ऐसा हो, इसमें अगर कोई इंसान को, स्टेट को, गवर्नमेंट को ऐसा कोई शक हो कि कोई इंसान इसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर डाल दिया जा सकता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारी प्रोविजंस हैं कि अगर इंसान को उसको बताने की भी जरूरत नहीं है कि उस पर क्यों डिटेंशन ऑर्डर डाला जा रहा है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, अगर गवर्नमेंट को लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि उसको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे इस एनएसए में ये भी लिखा है कि लीगल रिप्रेजेंटेशन, जब एडवाइजरी बोर्ड के पास एक इंसान जाता है तो उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन का भी राइट नहीं है। और जो एडवाइजरी बोर्ड के सामने जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। सिर्फ उनकी फाइंडिंग्स कि उन्होंने हाँ बोला है या ना बोला है, सिर्फ उतना ही पब्लिक डोमेन में होता है। बाकी उधर क्या हुआ, क्या चला, ये किसी को कुछ नहीं पता होता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल। तो ये ऊपर से ये लॉ है जिसमें बहुत लोगों को डाला गया है। तो इससे नेताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल हुआ है। रासुका को लेकर बहुत तरह की बातें हो रही हैं। डॉक्टर कफील खान, क्या ही कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो सकते हैं? बाहर रहते तो कहीं कोविड वार्ड में मरीजों की देखभाल ही कर रहे होते और उसी में अपना सब कुछ योगदान कर रहे होते हैं। लेकिन क्या ये भी देखने की कोई व्यवस्था नहीं है कि 3 महीने से जो जेल में बंद है वो किस तरह का कानून, जो व्यक्ति अगर वो इतना बड़ा नेता होता तो 3 महीने जेल में बंद रहने से तो पूरी देश की जनता सड़कों पे आ गई होती। तो वो भी वैसी भी बात नहीं है। तो किस बात से ये जो खतरे का असेसमेंट होता है, इसका कहीं कोई आगे पीछे सुनवाई नहीं है? और क्या इसके तहत अनंत काल तक आप जेल में ही रह जाएंगे? जी बिल्कुल। अगर इस लॉ को बिल्कुल उसके टू द लेटर फॉलो किया गया तो अनंत काल तक आप जेल में ही रह सकते हैं। इस लॉ में ये भी लिखा है कि अगर गुड फेथ, अगर कोर्ट, अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने गुड फेथ में ये कदम उठाया है तो कोर्ट उसको कुछ नहीं कह सकती है। कि अगर एक ऐसा भी केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसमें सारे के सारे जो ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन थे, जिस पर डिटेन किया गया था, वो सारे के सारे गलत निकले, पर उसमें अथॉरिटी ने बोला कि उनको लगा था कि वो ग्राउंड सही है, तो उन्होंने गुड फेथ में एक्शन लिया। तो कोर्ट उस सिचुएशन में भी कुछ नहीं कर सकता है। बस अथॉरिटीज को ये प्रूव करना है कि उनको लगा कि उनका शक सही है, बस, और कोई प्रूफ नहीं जरूर। तो इसको बदलने की बात या इसमें संशोधन की बात, इतने सारे कानून के लॉ कमीशन बनते रहते हैं, कभी बात ही नहीं हुई इसके बारे में? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपने जो पूछा है। ये एक्चुअली इसका कहानी 1975 में शुरू होती है। 1975 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, बहुत फेमस हो गई थी डिसेंट को सप्रेस करने के लिए। इंदिरा गांधी ने इसका बहुत यूज किया था। ये अब तो बहुत लिटरेचर में भी इसके बारे में लिखा जाता है। तो 1978 में जब जनता गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये एक्ट को रिपील कर दिया और 2 साल तक हमारे पास कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नहीं था। फिर उन्होंने 44th अमेंडमेंट भी पास की थी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 22 को अमेंड किया था।
उसमें एक दो प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये था कि ये जो 6 महीने हम देखते हैं डिटेंशन बिना एडवाइजरी बोर्ड के पार्लियामेंट भेज रहा है, सॉरी एनएसए भेज रहा है, ये पावर पार्लियामेंट से हटा दी गई थी। दूसरा, जो एडवाइजरी बोर्ड के जजेस थे वो एक सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट होना था, और उनकी जो बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन थी वो भी बदल दी थी ताकि उसमें ओवरसाइट बेटर हो। ये दो जो प्रोविजंस थी ये 1980 में जब इंदिरा गांधी आई उन्होंने बाकी 44th अमेंडमेंट को तो उन्होंने वो कर दिया, पर जो ये आर्टिकल 22 का अमेंडमेंट था वो कभी नोटिफाई नहीं हुआ। सो ये 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो चुका है, पर क्योंकि ये अमेंडमेंट नोटिफाई नहीं हुई, जो आपके बाद में 1980 के बाद जो लॉज आ रहे हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आया। तो ये चेंज लॉ कमीशन का एक्चुअली बोलने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये हो चुका है, बस नोटिफाई करना रह गया। और किसी भी सरकार ने उसके बाद से किया नहीं, इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया और किसी ने भी नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया, किसी ने इसके बाद इसकी चर्चा ही नहीं किया। ये इशू कभी छुआ ही नहीं है किसी ने, और ये अब लोगों की याददाश्त से भी निकल गया है कि बस अगर आप इसको सर्च करोगे, इसके बारे में कुछ रिसर्च करोगे तभी मिलेगा, वैसे इसकी जानकारी भी नहीं है। पर नेहा, राज्यों के पास क्या यही प्रिवेंशन डिटेंशन के अधिकार हैं? कभी इसका अध्ययन हुआ है कि कितने तरह के कानून हैं और इन कानूनों की वजह से राज्यों ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने में कितनी मदद की है? जैसे आप अगर देखें तो विकास दुबे के केस में ही वो बीजेपी के 2 विधायकों का नाम लेता है वो, लेकिन उन विधायकों से पूछताछ नहीं होती है, कोई यूएपीए या एनएसए का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन आनंद तेल तुंबडे के बारे में एक पर्चा दिखाया जाता है। हो सकता है कि पुलिस के पास और भी कोई सबूत हो जिसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये खबर आई थी कि एक पर्चा दिखाया जाता है जिसमें कॉमरेड आनंद लिखा हुआ है। कई तरह के आनंद हो सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर आनंद हो गए और यूएपीए लगा दिया गया। तो एक प्रोफेसर के साथ ये बर्ताव हो रहा है और एक इसके साथ हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तरह के प्रिवेंशन डिटेंशन कानून से स्टेट को असहमतियों को, सवालों को कुचलने का ही फायदा हुआ है, या वाकई में राज्यों ने इसका लाभ बेहतर तरीके से भी उठाया है? तो सही एक्चुअली हर लॉ का ना एक पर्पस, एक कोई वो बन जाता है कि आप इस लॉ को इस चीज के लिए यूज करेंगे। यूएपीए में ज्यादातर ये कम्युनिस्ट माओइस्ट जिन पे चार्ज लगाया जाता है उन पे यूएपीए डाल दिया जाता है। यूएपीए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नहीं है, बस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है। जो राज्यों ने किया है उन्होंने एनएसए को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया है। उन्होंने आपने ये गुंडा एक्ट तो सुना होगा, ये हर राज्य ने और बहुत सारे राज्यों ने गुंडा एक्ट अपनी निकाल दी है। गुंडा एक्ट में उन्होंने ये किया है कि जो बूट लेगिंग, नार्कोटिक्स, ये सब मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने अपने गुंडा एक्ट में डाल दी है। और आज हमारे पास शायद 20 राज्यों में गुंडा एक्ट हैं, मतलब अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं। राज्यों को पब्लिक ऑर्डर पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ डालने का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन से। उन्होंने ये काम बहुत ही अच्छा किया है अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए कि अब जो भी अक्यूज्ड है, जो भी इंसान है जो उनके हाथ में रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू नहीं आ रहा है, उस पर ये लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन का ये चार्ज डाल देते हैं। ये एक बहुत हाई कोर्ट्स के केसेस को देख के ये पता चलता है कि इनकी ज्यादातर क्या करते हैं कि अगर इनको लगता है कि किसी को बेल मिल रही है, बेल मिलने से पहले ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर डाल देते हैं ताकि जो इंसान है वो जेल से बाहर ही ना निकले। और ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडिया में। 2018 का स्टैटिस्टिक्स, एनसीआर स्टैटिस्टिक्स बताता है कि लाख के करीब लोगों को डिटेन किया गया था। अब इन लाख लोगों को ज्यादातर 1 लाख 1 साल में। तो इनको, और ये 1 लाख लोग इतने ही तरह के 3 महीने से लेकर 12 महीने या 1 साल तक जेल में बंद रहे होंगे। जी मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास डेटा अभी मेरे सामने है। हाँ, ज्यादातर लोग 6 महीने के अंदर निकल जाते हैं, पर 6 महीने तक तो इनको डिटेन किया ही जाता है। तो ये हमारा ये कानून काफी यूज किया जाता है और काफी अलग तरीकों से यूज किया जाता है। तमिलनाडु में बूट लेगिंग की बहुत प्रॉब्लम है, तो इन्होंने अपने बूट लेगिंग के चार्ज पे बहुत डालते हैं लोगों को। किसी और स्टेट में कोई और प्रॉब्लम है तो जो भी उनका इशू है उस स्टेट का, जो भी उनका सोशल इशू है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर डाल के उसको वहीं के वहीं निपटा देते हैं, ताकि ना कोर्ट में आना पड़े, ना इसको कुछ प्रूव करना पड़े, वहीं के वहीं खत्म कर। ये बहुत होता है।
तो किस तरह के लोग ज्यादातर इनमें पकड़े जाते हैं? तो आपकी बातों से ये भी सुन के लगता है कि कफील खान के केस में कोई उम्मीद नहीं है फिर। जी, उनका तो जब तक स्टेट डिसाइड नहीं करेगा कि अब उसको उनका एग्जाम्पल काफी बना दिया, तब तक वो नहीं छोड़ेंगे। 6 महीने के बाद एडवाइजरी बोर्ड को ये रिपोर्ट सबमिट करना जरूरी है। तो अब ये एडवाइजरी बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो क्या बोलेंगे कि ये उनकी जो डिटेंशन थी वो सही थी कि नहीं। पर वो 6 महीने तक तो अंदर उनको रखेंगे। और किस तरह के क्या श्रेणी के लोग इसमें? ज्यादातर राजनीतिक विरोधी ही होते हैं इसमें? हाँ सर, एनएसए में ज्यादातर राजनीतिक विरोधी होते हैं। अभी काउ स्लॉटर के केसेस पे भी एनएसए लगाने लगे हैं। यूएपीए के केसेस में ज्यादातर कम्युनिस्ट लोगों को डाला जाता है। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो स्टेट लॉज हैं वो ज्यादातर कॉमन क्रिमिनल्स होते हैं। इनके अगेंस्ट कुछ मतलब चोरी चकारी जिनके अगेंस्ट वो केस होता है, तो हर लॉ का एक तरीके के लोगों को पकड़ते हैं, क्योंकि पुलिस को पता है इस लॉ के अंदर आप इन लोगों को पकड़ो। तो पावर तो बहुत लोगों को पकड़ने के लिए, पर वो लॉ ऐसा बन जाता है कि अब इस लॉ में हम लोग ऐसे लोगों को पकड़ेंगे, यूएपीए में कम्युनिस्ट को पकड़ेंगे। ये एक प्रैक्टिस बन गई है हमारे देश में। और ये अगर कई बार लोग समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि ठीक है हम क्या कर सकते हैं, पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर समझने के स्तर पर एक नागरिक इन मुद्दों को किस तरह से देखे कि इस तरह का कानून होना या किसी का भी इसको पकड़ के 6 महीने के लिए डाल देना कितना नुकसान है लोकतंत्र का? सर, इसका एक तो हमारे देश में अगर आप मुझसे पूछें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आईपीसी है, सीआरपीसी है, मतलब पुलिस के पास काफी पावर है और लोगों को पकड़ने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, चार्ज करने के लिए, ये सब है उनके पास। तो इसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है। जब ये आर्टिकल 22 1950 में लाया गया था, उस टाइम पे जो कंडीशन थी कंट्री की वो बहुत अलग थी। वो पार्टीशन के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे दिल्ली में बैठे हुए बहुत आतंक और दंगा देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और इसमें बहुत चर्चा हुई थी कि ये डालना चाहिए कि नहीं। पर बहुत मतलब बहुत सोचने के बाद उन्होंने सोचा था कि इस टाइम पे जो कंट्री की सिचुएशन है, इसमें जरूरी है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन डालना। और जब 1950 में हमारी पहली प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आई थी, वो सिर्फ साल भर के लिए थी कि ये सिर्फ साल भर के होनी चाहिए, उतने में हम लोग देश को काबू में कर लेंगे। ये चलते 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 आज तक चल ही रही है। और अगर मतलब नागरिक के लिए आप कहें तो पहली चीज तो ये है कि हमारी इसमें अमेंडमेंट हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदलाव आ चुका है, बस उसको एक गवर्नमेंट को नोटिफाई करना है। और बीजेपी तो जनता गवर्नमेंट की ही मतलब वहीं से आई है, तो इनका तो ये बनता है कि जनता गवर्नमेंट ने जो किया था उसको तो कम से कम नोटिफाई कर दें। पर वो इतनी छोटी सी चीज कोई सरकार नहीं कर रही है, उसी से बहुत फर्क पड़ जाएगा। बस इतने से कोई याद भी नहीं दिलाना चाहता है, क्योंकि कोई ये याद बात दिलाना आपके नहीं, कोई याद दिलाना नहीं चाहता। आपके जवाबों से ये बात समझ में आ गई कि एनएसए वगैरह इसलिए लगाए जाते हैं कि डॉक्टर कफील खान से उनको खुला छोड़ दिया जाए अकेले महीनों भर सड़क पर चलने के लिए, तो क्या ही कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। शुक्रिया नेहा, दिलचस्प जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को।